नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षा शास्त्र एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण की गई परिभाषाओं के विश्लेषण से शिक्षण प्रकृति का बोध होता है। कुछ विद्वान शिक्षण प्रकृति को शिक्षण की विशेषताओं के रूप में लेते हैं, जो निम्नवत है। शिक्षण एक कला है। ऐसा माना जाता है कि शिक्षण का गुण हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार से जन्मजात गुण होता है। प्रशिक्षण आदि के माध्यम से उसमें संशोधन एवं परिमार्जन किया जाता है। इसी संबंध में एडिसन ने कहा है कि जिस प्रकार से शिल्प का एक संगमरमर के टुकड़े के साथ संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण का मानवीय आत्मा से संबंध होता है। इस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया का पक्ष कलात्मक है, जिसमें शिक्षक बालक में अपने कौशलों, दक्षताओं एवं कलात्मक अभिक्षमताओं का समावेश करता है। विद्वानों का एक वर्ग शिक्षण को विज्ञान मानता है। कुछ लोग कहते हैं शिक्षण एक विज्ञान है। आधुनिक समय में यह बात लगभग मान्य भी हो चुकी है कि विभिन्न शिक्षण तकनीकों, शिक्षण प्रतिमानों, पृष्ठपोषणों के माध्यम से शिक्षण में नवीनता, सजगता, सजीवता एवं परिमार्जन लाया जा सकता है। आज के शिक्षण का आधार वैज्ञानिक तकनीक होता जा रहा है, जिसमें बालक के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विश्लेषण, निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जा रहा है। अतः जहां हम शिक्षण को एक कला मान रहे हैं, वहीं शिक्षण को एक विज्ञान भी मान सकते हैं। तीसरी विशेषता या तीसरी प्रकृति, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य जहां एक तरफ बालक में अधिगम की क्षमता एवं ज्ञान का विकास करना है, वहीं दूसरी तरफ बालक को इसलिए भी तैयार किया जाता है कि वह भावी जीवन की समस्याओं का सामना कर सके, साथ ही साथ उसमें धैर्य, साहस एवं दृढ़ता का समावेश भी हो सके। इसका उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना ही नहीं, अपितु शारीरिक एवं आर्थिक आधार भी सुदृढ़ करना है। इसलिए शिक्षण शिक्षक एवं छात्र के बीच विशेष कार्य हेतु संचालित किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा समाज का अविभाज्य अंग है, ये आप सभी जानते हैं। अतः शिक्षण को भी समाज के अविभाज्य अंग के रूप में देखा जाने लगा है। इसलिए शिक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रगति में भी सहायक है। वस्तुतः शिक्षण वर्तमान समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। वर्तमान समय में शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में भी देखा जाने लगा है, जो पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि यह युग भौतिकवादी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, जिसका प्रत्येक पहलू किसी न किसी रूप से अर्थ से जुड़ा हुआ है। अतः शिक्षण एक बहुत बड़े समूह के जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि टीचिंग इज द वोकेशनल प्रोसेस, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण की एक प्रकृति है, शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। हमने पहले भी बताया है कि शिक्षा के 3 अंग हैं,
शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु, जिसे हम त्रयी गत्यात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, और इन तीनों में परस्पर संबंध होता है, इसे हम त्रयी गत्यात्मक प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु के बीच सामंजस्यात्मक संबंध स्थापित होता है। तीनों अंगों का तो महत्व है ही, परंतु शिक्षक और शिक्षार्थी सजीव एवं सक्रिय अंग होते हैं, और इन्हीं दो अंगों के बीच यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विषय वस्तु, पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होती है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि ट्राइपोलर प्रोसेस में, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में या त्रयी गत्यात्मक प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक त्रिपक्षी प्रक्रिया है। त्रिपक्षी, जैसा कि हमने कहा कि अभी तक यह माना जाता रहा है कि शिक्षक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है एडम्स की परिभाषा में, किंतु बाद में विद्वानों ने इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना और उन्होंने कहा कि शिक्षक में तीन पक्ष होते हैं। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है पाठ्यवस्तु, या पाठ्यवस्तु की जगह पे हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु, या हम कह सकते हैं कि अधिगम जो बालक सीख रहा है। इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। इस आते कहते हैं कि शिक्षक एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षण बालक का व्यवहार परिवर्तन है। शिक्षक बालक का व्यवहार परिवर्तन है, यानी कि जिस प्रकार से शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का अन्योन्याश्रित संबंध पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी एक प्रकृति है कि बालक जो सीख रहा है, बालक जो अधिगम कर रहा है, उस अधिगम के फलस्वरूप उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यह भी इस शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। सीखने के उपरांत या टीचिंग के उपरांत बालक को क्या मिला, उसने क्या सीखा, प्रतिफल के रूप में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, यह व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले कहा, डीवी ने कहा था, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें एक ध्रुव पे टीचर, दूसरे ध्रुव पे छात्र और तीसरे ध्रुव पे विषय वस्तु होता है। तो इसमें भी व्यवहार परिवर्तन में भी हम देख सकते हैं कि शिक्षक, शिक्षार्थी और तीसरा जो विषय वस्तु है, तीसरा जो पॉइंट है, वह व्यवहार परिवर्तन के रूप में देखा जाता है या व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण होता है वह व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन उसमें आवश्यक है। अगर छात्र के अंदर व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे हम शिक्षण नहीं मानते हैं। तो एक प्रकृति शिक्षण की यह भी है। नेक्स्ट है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कभी भी किसी भी दशा में जब भी हम शिक्षण करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य विहीन शिक्षण को हम शिक्षण की श्रेणी में नहीं रखते। शिक्षण का उद्देश्य बालक के किसी न किसी अवयव को विकसित करना अवश्य होता है। इसीलिए शिक्षण को एक स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इन पक्षों के अतिरिक्त शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण बिना उद्देश्य के नहीं होती, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। आप जानते भी हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके पहले भी हमने बताया था कि शिक्षण में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों होते हैं। कक्ष में एक निश्चित समय के अंतर्गत निश्चित उद्देश्य और निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब भी शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है तो उसे औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। किंतु यह भी संभव होता है कि कक्षा के बाहर भी छात्र, शिक्षक पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं का, कठिनाइयों का निराकरण करते रहते हैं, तो जिसे हम अनौपचारिक शिक्षण के रूप में मान सकते हैं या रख सकते हैं।
तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति में कि शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण में अगर हम भाषा को निकाल दें तो शिक्षण संचालित नहीं हो सकता, शिक्षण कार्य संचालित नहीं हो सकता। क्यों? अगर ट्राइपोलर प्रोसेस को ध्यान रखें कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों अगर आपके सामने हो और कम्युनिकेशन न हो, माध्यम न हो कोई, तो फिर शिक्षण नहीं हो सकता। तीनों मौजूद तो जरूर है, लेकिन उसके लिए भाषा का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, विद्वानों ने कहा कि शिक्षण में भाषा जो है वो संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण प्रक्रिया जिस विषय वस्तु के हस्तांतरण के लिए चलती है, उनसे संबंधित तथ्यों, प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही हो पाता है। भाषा के अभाव में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य संप्रेषण कार्य संभव नहीं है और न ही दोनों के मध्य संपर्क बन सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी शिक्षण नहीं हो सकता यदि भाषा न हो। इसलिए कहते हैं कि शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट है शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देश देती है, यानी कि अगर हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो किस उद्देश्य को लेकर हम करते हैं शिक्षण कार्य, यह महत्वपूर्ण होता है, और किस बच्चे को हम निर्देश देने वाले हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है। किस वातावरण में हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं अपने उद्देश्य को लेकर, वे भी महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित वातावरण और समायोजन, क्योंकि बच्चे को जब हम जब पढ़ाते हैं या टीचिंग करते हैं तो उसके समायोजन की बात को ध्यान में रखते हैं। तो निश्चित वातावरण और समायोजन से यह स्पष्ट है कि शिक्षण मार्ग प्रदर्शन करता है, यानी कि निर्देश देता है, गाइडलाइन देता है, और यह मार्ग प्रदर्शन उचित एवं आवश्यक बातों को सही रूप से सही समय पर रखने से ही हो सकता है। मार्ग प्रदर्शन द्वारा ही बालक अपने में यानी स्वयं में उचित आदतें, प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, व्यवहारों के अध्ययन की आलोचनात्मक विधियाँ और उनका मूल्यांकन करना सीखते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में वो अपना अस्तित्व स्थापित करने में सक्षम होते हैं या सफल होते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। बिना निर्देश के, बिना गाइडेंस के शिक्षण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है शिक्षण एक उपचारात्मक विधि है। शिक्षण द्वारा बालक की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाकर उससे दूर किया जा सकता है, उसका उपचार किया जाता है। इसके द्वारा सुझाव भी दिए जाते हैं कहाँ कमी रही है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो इसे हम उपचारात्मक विधि के अंतर्गत रख सकते हैं। तो शिक्षण कहा जाए तो एक उपचारात्मक विधि भी है। नेक्स्ट है शिक्षण पर संपर्क कौशल का आधिपत्य रहता है। आप जानते हैं शिक्षण को रोचक बनाने के लिए टीचर को कौशलों का, टीचिंग एड्स का, अन्य सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो शिक्षक को रोचक बनाने के लिए संपर्क कौशल की विशेष जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। यह कौशल जितना ही बेहतर होगा, शिक्षण उतना ही प्रभावकारी होता है। जैसे धारा प्रवाह, बोलना यानी अभिव्यक्ति, शिक्षक द्वारा समय समय पर सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के सेंस में या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के अर्थ में, ये शिक्षक के कौशल के अंतर्गत आते हैं। और इस कौशल का प्रयोग वह अपने शिक्षण को एक तरह से रिच बनाने के लिए, शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए करता है। तो शिक्षण पर संपर्क कौशल का आधिपत्य रहता है, ये आप भी जानते हैं और बहुत सरलता से
किसी भी चीज़ को समझाने के लिए आवश्यक भी है संपर्क कौशल। नेक्स्ट है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से बालक के तीनों पक्षों का मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक, जिसे हम बोधात्मक भी कहते हैं, और क्रियात्मक। ये तीन पक्ष हैं क्या? ज्ञानात्मक, जैसे आप क्लास में गए, कोई टॉपिक हमने पढ़ाया तो बालक को उसका ज्ञान हुआ, ज्ञान तो हुआ लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध कब होगा? जब उसको समझेगा, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से या किसी दो तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन जब हम उसके समक्ष रखेंगे तो उसको बोध भी होगा कि पहले विषय वस्तु और दूसरे विषय वस्तु में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इसका वो बोध करेगा। और तीसरा पक्ष होता है कि क्रिया रूप में परिणत करना, यानी कि क्रियात्मक स्वरूप देना। बच्चे ने सीख लिया, यानी ज्ञानात्मक कौशल का विकास हुआ, अंतर स्पष्ट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्रॉस क्वेश्चन आपने किया तो उसका आंसर वो दे रहा है, इसका मतलब उसको बोध हो गया। और तीसरा जो है कि उस ज्ञान को जब इम्प्लीमेंट करेगा तो वह क्रियात्मक पक्ष होगा। तो यहाँ भी इन्होंने कहा कि शिक्षक की विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि अगर तीनों पक्षों का विकास किया जाए छात्र में तो उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन दिखाई देता है, और यह परिवर्तन शिक्षण के माध्यम से ही संभव होता है। इसलिए शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण निरीक्षण एवं विश्लेषण के योग्य होता है। शिक्षण के लिए ही नहीं बल्कि समय समय पर उसका निरीक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन भी किया जाता है। इसी आधार पर हम उन कमियों का पता लगाते हैं जो बालक में किसी कारण से रह गई हैं और उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं, जिसके लिए मूल्यांकन का होना अत्यंत आवश्यक है, निरीक्षण का होना अत्यंत आवश्यक है, एनालिसिस का होना अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन शिक्षण या बालक के व्यवहार का आकलन करता है और साथ साथ शिक्षण का भी आकलन करता है कि उसने टीचिंग की, अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो टीचिंग में कहीं ना कहीं कमी है, या बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो फिर उसके मूल्यांकन के बाद से उस व्यवहार में और हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो शिक्षण जो है वह अनवरत निरीक्षण एवं विश्लेषण के योग्य होता है। नेक्स्ट है शिक्षण आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि अगर एक व्यक्ति सामने बैठा नहीं है और हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसके हाव भाव में कितना परिवर्तन आ रहा है, वह क्या सोच रहा है, ये हम नहीं जान पाते। ये हम तभी जान पाएंगे जब शिक्षण आमने सामने बैठकर चलाई जाए। शिक्षण का आरंभ ही छात्र और अध्यापक के आमने सामने होने पर ही होता है। उसी के साथ उसकी अनुक्रिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है की शुरुआत भी होती है। अतः शिक्षण दोनों पक्षों के आमने सामने रहे बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकता, नहीं चल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है शिक्षण एक तार्किक एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण का शुभारंभ ही तर्क पर आधारित होता है। क्या सीखें, क्यों सीखें, कैसे सीखें, ये सारी चीजें शिक्षण के आरंभ के साथ ही शुरू हो जाती हैं। विषय वस्तु के नियोजन से लेकर उसके मूल्यांकन तक के सभी सोपान, सभी स्टेप तर्क पे आधारित होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें तीनों पक्ष तो होते ही हैं, साथ साथ अन्य बिंदुएं भी हैं जिसको व्यक्ति ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है और निरंतर अपने कार्यों का और साथ साथ विद्यार्थियों के कार्यों का निरीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है, परिमार्जन करता है और उस आधार पर फिर अपनी अगली योजना या अपने अगली प्लान बनाने की कोशिश करता है। धन्यवाद।